हाय स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास इलेक्ट्रिसिटी में कूलाम्स लॉ पढ़ लेने के बाद उसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे प्रकार से आप करें, मन लगा के करें, ये सोच के करें कि कूलाम्स लॉ हमारा क्लियर हो गया। दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में अब हम बहुत कुछ जानते हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, उन्हें करेंगे। और उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसे टाइप करके या फ़ोटो खींच के कमेंट बॉक्स में डालें, उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। अब आप कूलाम्स लॉ से आगे बढ़ें, ओके। और नेक्स्ट चैप्टर मैं अपने तरीके से, जो मैं पिछले 30 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं पहले, फिर डायपोल पढ़ के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल पढ़ते हैं, तब जाके गॉस थ्योरम और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंबाइंड होकर पढ़ाता हूँ। ये क्या करता है कि फील्ड और पोटेंशियल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग 4 गुना ज़्यादा हो जाती है। ये हेल्प करते हैं एक दूसरे की और ये जुड़े हुए हैं भी। और दूसरा एक मजबूरी ये भी है, जब मैं पढ़ता था 11th-12th क्लास में 91 में, तो ये चैप्टर कंबाइंड ही था पहले, फिर अलग अलग हो गया, पर मुझे दिखाई दिया कि उस तरह पढ़ने पे ही ज़्यादा फायदा है। तो जैसे जैसे मैं नोट्स दे रहा हूँ, आप बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ें, ओके। तो मेरे हिसाब से आप चैप्टर नेम डालेंगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंबाइंड होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। और इस चैप्टर में पहली हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इस चार्ज को कंसिडर कीजिए, इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज रख दोगे तो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा और रिपल्सिव फोर्स से दूर हो जाएगा। इतना ही फोर्स इस पर भी लगेगा, पर जो ज़्यादा भारी है, मास ज़्यादा, एक्सेलेरेशन कम होगा, हिल नहीं पाएगा, उतना ही फोर्स ही हिल जाएगा। एक ही फोर्स एक छोटे पार्टिकल और एक बड़े पत्थर पर लगाओ तो मूवमेंट किस में होगा? छोटे पार्टिकल, इसमें मूवमेंट हो जाएगा। इस तरह और बड़ा मान लो, अब जैसे रिलीज करें तो वो भाग जाए, तो फोर्स भी उतना ही लगेगा पर चल नहीं पाएगा, ठीक है। यानी इसको स्थिर रहने दो, यहीं पर रहने दो उसको। अब इसको यहाँ ना रख के थोड़ा दूर रखोगे तो फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1.4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही वीक हो जाएगा। थोड़ा इससे और दूर रखो, ये फोर्स और वीक हो जाएगा, और दूर करो, वीक हो जाएगा। वीक हो तो कभी ना कभी नेग्लिजिबल हो ही जाएगा। यानी इसके चारों तरफ इसका प्रभाव है, और इसका प्रभाव क्या कहते हैं, इसका इलाका है, और इसके इलाके में इसका दम, इसकी पावर जैसे से दूर जा रही है कम होती जा रही है, पर इसका प्रभाव है, और एक टाइम बाद इसका प्रभाव बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है इस चार्ज के चारों तरफ 3D में। मान लो इस बाउंड्री के बाद फिर इसका कोई प्रभाव लगभग नहीं है, इसे इन्फिनिटी बोलते हैं, ओके। ये इलाका हो गया इसका, इसके अंदर कोई एंट्री मारेगा कोई चार्ज तो एकदम से फोर्स लगेगा उसमें, यानी इसके प्रभाव में आ गया। ये जो इसका, इस बड़े से चार्ज का, इसके चारों तरफ जो दमखम है, जितने इलाके में है ये दमखम, इसका असर, इसका प्रभाव, ये कहलाता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। यानी कि कोई सा भी चार्ज हो तो उसके आसपास का क्षेत्र, आसपास का एरिया, आसपास की स्पेस, जहाँ कोई दूसरा चार्ज अगर आएगा
तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो राइट स्टेटमेंट अंडर द हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कि द स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज in which another charge can experience a force of electrostatic is called electric field of that charge. Okay, simple definition. चलिए जी, अब एक बॉडी है, वो आपके सामने आपको दिखाई दे रही है, फिर हम उस बॉडी को रब करके चार्ज करके फैलाए, अब हमें बॉडी दिखाई दे रही है, पर वो चार्ज है या नहीं है ये एक्सपेरिमेंटल दिखाई दे जाएगा, परंतु साधारण आंखों से देखने में दिखाई नहीं दे रहा है। बॉडी देख सकते हैं, वो चार्ज है कि नहीं है ये नहीं देख सकते। अगर ये हमें पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है तो हम इमेजिन कर लेंगे हाँ इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसका असर, इसका इलाका, और चार्ज ही नहीं है तो फील्ड भी नहीं है। अब बॉडी चार्ज है या नहीं है इसका कोई इंडिकेशन नहीं है, और इसके आसपास अगर फील्ड है चार्ज होने के कारण तो फील्ड भी नहीं दिखाई देगा, जबकि फील्ड है वास्तव में। इसका रास्ता कैसे निकालना है? तो इसका रास्ता निकालने का भी बड़ा ही नायाब तरीका निकाला गया। कोई चार्ज है, पहले कहते हैं चार्ज है, तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो चुका, तो इसके आसपास के एरिया में ये ऐसी लाइन इमेजिन की गई 3D में, चारों तरफ निकलते हुए स्टेट। पॉजिटिव चार्ज के इस लाइन पर रखोगे तो इस लाइन को फॉलो करता भाग जाएगा वो दूर, यहाँ रखोगे तो इस लाइन को फॉलो करता भाग जाएगा दूर। यानी ये लाइन क्या शो कर रही है, अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इस लाइन को फॉलो करते हुए जाएगा, पक्का जाएगा, यानी फोर्स लगेगा, यानी उसके इलाके में है, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ एरो भी उसके अकॉर्डिंग दिखा दो, पॉजिटिव चार्ज रख के जहाँ जाता, इन्हें बोलते हैं इन लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, इमेजिन की गई है, लाइन थोड़ी होंगी ये वास्तव में, कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी उठाओगे इसके अंदर तार तार दिख रहे हो बाल जैसे, इमेजिन तो क्या गया है, ढंग से सुना समझ जाओगे आप भी। इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में है, अगर कोई चार्ज बॉडी है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में है पर दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हें दर्शाने के लिए, टू रिप्रेजेंट इट, टू शो इट, लाइंस इमेजिन की गई हैं, ये दिखाई नहीं दे रही हैं। अरे इमेजिन तो की हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं, पर जिसे रिप्रेजेंट कर रही हैं फील्ड को, वो वास्तव में वहाँ पे है, पर वो भी दिखाई नहीं दे रहा। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्वयं कुछ नहीं है, पर जिसे रिप्रेजेंट कर रही हैं वो वास्तव में है, पर दिखाई वो भी नहीं दे रहा है। आवाज़ समझ लो अपने आप। एक बार और बोल देता हूँ, चार्ज बॉडी के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो नहीं दिखाई दे रहा है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिन की गई हैं जो वास्तव में नहीं है, पर वे लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि वास्तव में है। समझ रहे हो? जब आप एक बार भी इसको ढंग से समझ जाओगे बेसिकली, इस तरह आप भी बोल पाओगे, क्योंकि कोई सस्पेंस ही नहीं बचेगा, अब मज़ा भी आएगा आपको बोलते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे उस डेफिनेशन के बाद। हम लिखा है स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज, हाँ, उसके बाद आप हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हेडिंग डाल के तो आप ये डायग्राम, पहले डायग्राम बना लें, बाद में क्या होती है आपको पता चल जाएगा। पहला डायग्राम ये है, पार्ट है, फिर नेगेटिव चार्ज का बना देना, पार्ट बी, ये भी स्टेट से ही शो करेंगे, स्टेट। यदि आप पॉजिटिव चार्ज कहीं रख दोगे तो क्या होगा,
ये नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, इस लाइन को फॉलो करता हुआ इधर जाएगा, यानी फील्ड लाइन इनसाइड। इन दो डायग्राम से ये पता चल रहा है वो ये जो इमेजिनरी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव होगा और एंडिंग पॉइंट नेगेटिव होगा। दीज आर टू इंडिविजुअल डायग्राम्स। ओके, पार्ट सी, जब तक सिंगल चार्ज है स्ट्रेट लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट रहेंगे। पार्ट सी, in the case of two charges placed near to each other, अब ये स्ट्रेट नहीं रहेंगे, कर्वनेस आ जाएगी। कोशिश ये होगी कि ए एक्स पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे और नेगेटिव पे एंड। ये तो प्रॉपर्टी भी होगी इसकी, सीधा ना जाके इधर टर्न कर। Ending on negative charge, starting from positive charge. Okay. और last part D, in the case of both like charges, फील्ड लाइन इसमें से निकलेगी उसमें से भी निकलेंगी तो रिपल्सन हो जाएगा और दूर। सिमिलरली और जहाँ फील्ड लाइन नहीं क्रॉस हो पाएंगे, नल पॉइंट, देयर इज नो फील्ड। अब तो आपको पता चलेगा फील्ड शो करने के लिए ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमेजिन की गई है। जहाँ जहाँ ये लाइन जाएंगी वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाएगा। ये 4 डायग्राम बनाएंगे, उसके नीचे नोट लिखेंगे। फिर हैंड पड़ी हुई ना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो क्या होती है? सबसे पहले इमेजिनरी लाइन्स हुई, ठीक है, और कैसे हुई आपने देखा था ना, उस लाइन पर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उस लाइन को फॉलो करता हो जाएगा। यानी पॉजिटिव चार्ज अगर रख देंगे तो कहाँ कहाँ जाएगा उस पाथ को शो कर रही है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। समझे, बड़े आसान सी बात है। तो लिखेंगे इन 4 डायग्राम को बनाने के बाद, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी कर्व्स on which a positive charge tends to move. Okay, ये हो गया। हेड डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यानी इन लाइन्स की प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 आपने देख लिया, हमें स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव होगा, एंडिंग पॉइंट नेगेटिव। लेकिन नंबर 1, दीज लाइन्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। नंबर 2, विचार करें, यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज जहाँ कहीं जाएगा वही तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, इसके पाथ को शो करती है। अगर ये ना होता तो ये इस पर फोर्स ऐसे होता है, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की ऐसी होती है इंडो इसी केस में। और ये ना होता, केवल ये होता तो ये इसको अट्रैक्ट करता अपनी तरफ, और इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी ऐसे होती है। अब यहाँ दोनों ही है, तो ध्यान करो पिछले वीडियो में सुपरपोजिशन लॉ बताया था, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, वो इसके आ जाने से वो तो उतना ही रहेगा, इसके आने ये और लग जाएगा, और रिजल्ट है इन दोनों का वेक्टर सम लेना पड़ेगा। अब दोनों ही है तो इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम, कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड टेक डायग्राम। इधर ले, यानी इसकी लाइन जो जा रही होगी ऐसे जा रही होगी। ओके, इस लाइन का टेंजेंट है। समझें कि अगर मैं कुछ ना करता, बस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनाता,
तो इस पॉइंट पे अगर मैं केवल इसकी टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये शो कर रहा है कि इस लाइन पे अगर पॉजिटिव चार्ज मैं रखता तो उस पर फोर्स कहां लगता है, बॉबली प्रॉपर्टी होगी। अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक लाइन शो फोर्स है तो किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो क्या शो कर रही है, उस पॉइंट पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखते तो उस पर फोर्स कहां लगता। ओके, राइट द नंबर 2, tangent drawn at a point on electric lines of force indicates the direction of force on a positive charge placed at that point. Okay, 2 प्रॉपर्टीज होगी। नंबर 3 लिखिए। आप देख रहे होंगे जितनी भी लाइन्स पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव भी जा रही हैं, ये कहीं क्रॉस होते हुए नहीं जा रही है। वो हो सकती हैं टच, पर क्रॉस नहीं हो सकती। ये प्रॉपर्टी है, इसका कारण पता चल जाएगा। पहले लिख लो, लिखिए नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट। इस नंबर 3 प्रॉपर्टीज में लिख दीजिए एक शॉर्ट हेडिंग नीचे, रीजन। इसका रीजन बताना पड़ेगा क्यों होता है ऐसा। मान लो 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कट कर रही हैं, मान लो, तो इस लाइन, इस पॉइंट पे इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट ये होगी, इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट ये होगी, यानी एक साथ दो रिजल्टेंट फोर्स होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स एक ही होगा। और आपने देखा था ना अभी भी, ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, ये नेगेटिव चार्ज, ये रिजल्टेंट था। ये रिजल्टेंट फोर्स अल्टीमेट एक ही होता है, दो रिजल्टेंट नहीं हो सकते। ठीक है, इसका मतलब 2 लाइन्स कभी कट नहीं करेंगी। अगर करती तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट होती है, दो टेंजेंट का मतलब दो रिजल्टेंट होते हैं फोर्स के, रिजल्टेंट एक ही होता है। रीजन लिखिए, इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट then at point of intersection 2 tangents can drawn, which would mean that there are 2 resultant forces acting on positive charge placed at that point, which is impossible. So 2 electric lines of force does not intersect, cannot intersect. तो कुल मिला के अब तक आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज के आसपास का एरिया। इसे शो कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से, क्योंकि प्रॉपर्टीज भी होगी। अब अवस्था से बात किया है कि अगर कोई चार्ज है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। ओके, किसी पॉइंट पे फील्ड कितना स्ट्रांग है, कितना है, वैल्यू कितनी है, इसे बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है या स्ट्रेंथ कितनी है। तो नेक्स्ट हेडिंग, इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, दोनों मतलब लिख देना, इंटेंसिटी और ब्रैकेट में और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई चार्ज रहा होगा, उसका इलाका है, किसी चार्ज के आसपास के इलाके को ही तो कह रहे हैं फील्ड। तो वो चार्ज में दिखाया नहीं है, उसके आसपास का एरिया है, यानी यहाँ फील्ड है। ओके, इस पॉइंट पे कितना फील्ड है ये पता नहीं, ये इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है। तो क्या है कि यहाँ पे कोई चार्ज रख दो, क्यों नॉट, जिसे चेक किया जाता है कि यहाँ फील्ड है कि नहीं है, इसलिए उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अगर ये फील्ड में रखा है तो फोर्स लगेगा, ये लगा फोर्स। ओके,
अगर ये फोर्स बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब वो चार्ज आसपास से रखा होगा, जिसका क्षेत्र है, जिसका फील्ड है, जिस चार्ज का। और ये फोर्स बहुत वीक है तो चार्ज बहुत दूर रहो, समझ रहे हो? यानी इस फोर्स से पता लगेगा फील्ड कितना स्ट्रांग है। क्यू नॉट चार्ज अगर किसी पॉइंट पे रखा और उस पर एफ फोर्स लग गया, तो दिस रेस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हो और सीधा फॉर्मूला लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि फॉर्मूले से ही आप डेफिनेशन बनाओगे, फॉर्मूले से यूनिट बनाओगे, फॉर्मूले से ही डायमेंशन बनाओगे। और ये बेसिक भी है, अगर पता नहीं कितने कितने कारणों को फील्ड निकालना पड़ेगा, पहले पता चले फील्ड होता क्या है, वो पता चल रहा है वो फील्ड क्या होता है। अब उसकी डेफिनेशन देखें क्या समझेंगे। इफ इट इज वन, पॉजिटिव वन, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगा, तो E इक्वल टू एफ। अगर इस पॉइंट में फील्ड चाहिए कितना है, तो यहाँ क्या रख दो, यूनिट चार्ज रख दिया, और यूनिट चार्ज रख देने पर जो भी उससे फोर्स रहेगा वही वहाँ का फील्ड के इक्वल है, बस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने पर उस पर जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर है। ओके, वेरी सिंपल डेफिनेशन, राइट द डेफिनेशन। इसको बता के आप इसको जरूर लिख दें, आपको अपने आप डेफिनेशन बनाने की कला आनी चाहिए, ठीक है। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट in electric field is defined as the force acting on unit positive test charge placed at that point. Okay, unit लिखिए। नेक्स्ट, यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाए, न्यूटन पर कूलम, और डायमेंशन न्यूटन ml t-2 और t, q इज इक्वल टू IT से a और t, ml t -3 a माइनस। ये था जी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कुछ मैंने आज से बताया था आपको पिछली वीडियो में कि लेवल्स, हरिद्वार ऋषिकेश का लेवल्स अगर डिफरेंस डाल दें तो पानी फ्लो हो जाए, गंगा जी फ्लो हो जाए। ये लेवल्स के नाम पे भी आएगा कुछ पोटेंशियल, हालांकि एक वीडियो में अपनी क्लासरूम के अकॉर्डिंग पहले भेज चुका हूँ, उसमें आ चुका पोटेंशियल का नाम, पर मैं सीक्वेंस में भेज रहा हूँ। अगर लेवल्स में हरिद्वार ऋषिकेश के लेवल्स में ज़्यादा अंतर आ जाए तो गंगा का प्रभाव बड़ा भयानक हो जाएगा, यानी कि उसके यूनिट मास पे या थोड़े से पोर्शन में लगने वाला फोर्स भयंकर होगा। उसी तरह से पोटेंशियल, हालांकि चलो पोटेंशियल बाद में करूँगा फिर, ठीक है। तो फील्ड वो हुआ जो चार्ज पे फोर्स लगाएगा, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड कराएगा। यही कह दो, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो समझ जाओ वहाँ पर जो चार्ज रखो उस पर अच्छा खासा फोर्स लगेगा, ठीक है। इसके बाद की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू चार्जिंग के कारण फिर हम पोटेंशियल पढ़ेंगे। ये हमारे बेसिक हो जाएंगे। फिर एक एक आर्टिकल बढ़िया तरह से आपको समझ में आता चल जाएगा। जरा नींव मौजूद होनी चाहिए, बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ओके, आप अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें, उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि अगली वीडियो आप हंसते खेलते मुस्कुराते हुए देख सकें और समझ सकें। ओके, तो आज के लिए बाय।